अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा है और इस मॉड्यूल के अंदर आज हमने सबसे पहले माइंडफुलनेस एक्टिविटी करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये सोचना है कि हम यहाँ जमा क्यों हुए हैं, क्या करने बैठे हैं और हमें क्या करना है। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लोज़ योर आइज़ और फ़ोकस योरसेल्फ के सोचना शुरू करें कि आप इस वक्त ये सेशन लेने के लिए क्यों बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं। एंड डू डीप ब्रीद इन एंड आउट। आंखें बंद करके सामने फ्रंट पे अपनी फ़ोकस को रखें और माइंडफुलनेस के साथ सोचने की कोशिश करें कि अब तक आपने इस सेशन में क्या सीखा है और जो सीखा है उसको अप्लाई करने की कितनी कोशिश शुरू की भी है या नहीं की अभी तक। और आज यहाँ अगर आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज लाना चाहते हैं। ओके, अब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी आइज़ खोल सकते हैं। आई एम रियली होपिंग कि आप वाक़ई प्रोडक्टिवली इस थेरेपी को, इस एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जो प्रैक्टिस है ना, ये हमें माइंडफुल होकर सोचने का मौका देती है और हमारे अंदर हम एक एक्टिवली जो चीज़ों को करना चाहिए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए प्लान करना चाहिए, अपने टास्क को या टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी सोच जो है वो फ़ोकस्ड होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर, कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो किस तरह मददगार साबित होता है और किस तरह हार्मफुल होता है बच्चों के लिए स्पेशली। और आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो होते हैं और कौन से बेनिफिशियल होते हैं और कौन से जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी को। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि पेरेंटिंग स्टाइल होता क्या है? यानी अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ, डिस्कवर करने की कोशिश करूँ कि क्या है मेरा पेरेंटिंग स्टाइल? तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द इमोशनल क्लाइमेट, के जो एक ऐसा इमोशनल क्लाइमेट जो बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों में क्रिएट करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वो इमोशनल क्लाइमेट जिसके अंदर बच्चा बिहेवियर उसका डेवलप होता है, उसके एट्रिब्यूट्स आउटसोर्स होते हैं और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करता है वो एनवायरनमेंट। डिसिप्लिन है या नहीं है, लव है या नहीं है, अफेक्शन है या नहीं है, ये सब चीज़ें इमोशनल क्लाइमेट क्रिएट करने में जो है ना वो मददगार साबित होती हैं। अब ये इमोशनल क्लाइमेट बच्चे के लिए डिस्ट्रक्टिव है या बेनिफिशियल है, ये बीइंग अ पेरेंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम कितनी माइंडफुल पेरेंटिंग कर रहे हैं, हमने क्या सीखा हुआ है, क्या हम पेरेंटिंग की साइंस को समझते हैं कि बस ऐसे ही हम चले जा रहे हैं, क्या हमें पता है कि पेरेंटिंग क्या होती है या हमने इस बारे में कुछ सीखने की कोशिश की है, अपनी तरबियत के ऊपर काम करने की कोशिश की है या नहीं। बेसिकली
ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं ये बच्चे के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को शेप अप करते हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। पर्सनैलिटी बच्चे की कैसे बनती है कि उसके अंदर बच्चे को समझ आ रही होती है कि उसके एनवायरनमेंट में सोशली कैसे रिएक्ट करना है, किस बात पे कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, रिलेशनशिप्स बॉन्डिंग क्या होगी, कैसे होगी, किस तरह व्हाई, व्हाट एंड हाउ के जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स बच्चे को अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं क्योंकि वो जब दुनिया में आता है तो उसे नहीं पता होता कि उसने वो दुनिया में आया है तो दुनिया में रहने के तौर तरीके क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, मॉरल्स क्या हैं, वो सब वो अपने एनवायरनमेंट में देखता है और उसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है। उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप होती है उस एनवायरनमेंट के अंदर और इसके अलावा वो मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली जो है ना वो उसकी हेल्थ के ऊपर काम होता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। इसी तरह जो है वो बच्चा जो है वो उसके लिए एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है इन टर्म्स ऑफ गेट कनेक्टेड विद अल्लाह कि अल्लाह के साथ क्या उसके घर वालों की कनेक्शन है उस स्पेशली उसकी मदर की उसके फादर की अल्लाह ताला के साथ क्या कनेक्शन है वो दीन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं उनकी रिचुअल्स क्या हैं वो कल्चर को उन्होंने दीन बना लिया है या वो दीन को वाक़ई उसके असल एसेंस की तरह प्रैक्टिस करने करने की कोशिश करते हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में। डिफ़रेंट लोगों के साथ डिफ़रेंट तरीके से पेश आना, उनके साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग डेवलप करना, अपने साथ फ़ेयर रहना, अपने साथ अनजस्ट ना होना, अपनी कदर करना, अपनी परवाह करना, अपनी बॉडी का हक अदा करना, अपने दिमाग का और अपने दिल को साफ़ रखने की जुस्तजू करना, ये सब चीज़ें बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं कि इम्पैक्ट्स देयर एबिलिटी टू ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लव कि बच्चा देखता है कि किस किस तरह से रिस्पेक्ट की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो, ट्रस्ट की एबिलिटी डेवलप हो, रिस्पेक्ट की हो, लव की हो, अफेक्शन की हो। ये सब बच्चे के अंदर जिस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट में देख रहा होता है, अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है, उसी तरीके से वो ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड पेरेंटिंग स्टाइल। अब हम आ जाते हैं पेरेंटिंग स्टाइल की टाइप्स के ऊपर, ठीक है? जो 4 मेन टाइप्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर पहली टाइप है अथॉरिटेटिव। अब अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं? जो जिनके अंदर वार्मथ होती है, जो अफेक्शन के साथ बच्चे को एनवायरनमेंट भी देते हैं और उसकी तरबिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इस वजह से अपनी तरबिया पे काम करते हैं, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल, एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुज़ारने के तौर तरीके सिखा सकें। उनका बिहेवियर फ़र्म होता है और वो बैलेंस्ड होकर चलते हैं अपनी ज़िंदगियों में और ये एक आइडियल पैरेंटिंग स्टाइल होता है। इसके अंदर जो पेरेंट है उसको अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, उसे पता होता है कि उसने अपनी इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, उसे पता होता है कि टैक्टिकली बच्चे के टेंट्रम्स को कैसे हैंडल करना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना बल्कि उसको अपने रोल मॉडल के ज़रिए दिखाना है बच्चे को और दिखा के कम्युनिकेट करना है कि ज़िंदगी को गुज़ारना कैसे है, अपनी इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कैसे चलना है, अपने बिहेवियर्स जो है वो कहाँ, कैसे, कब, किस तरह जो है ना डेवलप करने हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्लैरिटी के साथ उनको पता होती हैं। उन्होंने क्लियर बाउंड्रीज़ बच्चों के लिए ड्रॉ की हुई होती हैं और वो जो है वो इसी तरीके से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बच्चे के साथ वार्मथ और एम्पैथी के साथ, लव और अफेक्शन के साथ अपने जो बाउंड्रीज़ हैं उन पे बच्चों को चलना सिखाते हैं, सीखना सिखाते हैं। उसी एंगल से ज़िंदगी को देखना सिखाते हैं। चीज़ों को सीखना सिखाते हैं कि मॉरल्स और एथिक्स क्या होती हैं और बच्चों की इंडिपेंडेंस को एनकरेज करते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस मॉडल के ज़रिए। अपने पेरेंटिंग मॉडल को वो इस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं कि जिसके अंदर चीज़ें प्रॉपर बैलेंस के अंदर हों, आगे-पीछे ना हो रही हों, मेस्ड अप ना हो रही हों, केओटिक सीन ना हो, पैनिक ना चल रहा हो, बल्कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में वो बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स को डेवलप करना सिखाते हैं।
सबसे पहले वो उनको पता होता है कि हम अगर कोई ट्रैक से हट जाएँगे या कोई गलती कर देंगे, तो हम बच्चे से भी यही एक्सपेक्टेशन हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे के लिए हम पहला रोल मॉडल हैं। बच्चा जो देख रहा है वही सीख रहा है। तो वो बहुत जेंटली और बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा होमवर्क करने से मना करता है या आपने उसको होम चोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और वो रिफ्यूज़ करता है, तो पेरेंट क्या कहता है इस अथॉरिटेटिव बैलेंस्ड आइडियल मॉडल में, आई अंडरस्टैंड यू आर टायर्ड। मुझे मुझे मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम थक गए हो। ऐसा करते हैं कि छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि हमने पहले क्या करना है। क्या हमने पहले डिनर करना है या हमने होमवर्क फिनिश करना है। बट इट मस्ट बी डन टुडे। लेकिन आपने बहरहाल इस चीज़ को आज ही के डेट में, आज ही की तारीख में उसको कंप्लीट करना है। सो how the way the parent is communicating with the child, this is the crucial point, कि पेरेंट जो है वो किस तरह अपने आप को बैलेंस्ड रखते हुए अपनी टोन को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने वर्ड्स को वाइजली यूज़ करते हुए बच्चे तक अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कि उस बच्चे को पता चल रहा है कि एक बाउंड्री क्रिएट हो, ड्रॉ हो गई है। मैंने इन एनी केस मैं जितना भी टेंट्रम थ्रो करूँ, मुझे जितनी भी तकलीफ़ हो, मैंने ये काम इवेंचुअली करना ही करना है। और जो जिस तरह से प्यार से, मोहब्बत से और अपने वर्ड्स को वाइज़ली यूज़ करते हुए कि बच्चे को आपने क्लैरिटी के साथ एक बाउंड्री भी बता दी और वार्मथ और एम्पैथी और अफेक्शन भी उसको उस तरह से ट्रीट किया, तो बच्चा ऑटोमैटिकली आपकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। लाइक फॉर इंस्टेंस हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई ट्रस्ट यू बट आई विल गाइड यू। बच्चे कहते हैं आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए आप मुझे ये नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, बट ऑब्वियसली अभी आप सीखने की एज में हैं, तो यू नीड द गाइडेंस। सो आई विल बी विद यू फॉर द गाइडेंस। लाइकवाइज इसी तरह आप ये कह सकती हैं कि ये रूल्स हैं और मैं आपको सपोर्ट करूँगी, मेरी मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगी, मैं आपके साथ मिलकर जो है वो आपकी हेल्प करूँगी, ताकि आप रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर सको। इसी तरह आप अपने बच्चे को ये कह सकते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमारे जो एक्शंस हैं, हम जो भी करते हैं ना, उसके नताइज निकलते हैं और उन नताइज के निकलने के बाद हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत थे। तो इससे बेहतर है कि हम बिफ़ोरहैंड बैठकर सोचें कि जो चीज़ हम करने लगे हैं, उसका कंक्लूज़न क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, लेकिन कम्युनिकेशन उस वक़्त काम करती है जब बच्चा वही चीज़ जो माँ-बाप कह रहे होते हैं, वही चीज़ वो उनको करते हुए देख रहा होता है। उस वक़्त कम्युनिकेशन बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करती, जब माँ-बाप कह कुछ रहे होते हैं और वो खुद कर कुछ रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा वो करे जो वो खुद नहीं कर रहे, तो फिर वो कम्युनिकेशन उस वक़्त काम नहीं करती है। इसी तरह नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन जो है पेरेंटिंग स्टाइल, उसमें स्ट्रिक्टनेस होती है, कंट्रोलिंग और डोमिनेंस होती है और ये फेयर बेस्ड होती है। इसके अंदर जो है वो पेरेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है कि बस मैं सामने वाले को कंट्रोल करूं। आपने देखा होगा ऐसे स्पाउसेस को, ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ को जो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट दैट्स वाई उनके दरमियान जो है ना फाइट्स चलती रहती हैं, माहौल घर का टॉक्सिक हो जाता है और वो इसी तरह अपने बच्चों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक इंसान को, चलते फिरते इंसान को, जिसको अल्लाह ताला ने एक आज़ाद इंसान पैदा किया है, उसको आप कैद करने की कोशिश करते हैं, उसको आप अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि उस इंसान की चाबी आपके पास हो, जब आप चाबी घुमाएँ या रिमोट कंट्रोल आपके पास हो और जब आप बटन दबाएँ वो वही करे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरा ही नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस फ़ितरा पे पैदा किया, वो एक आज़ाद और इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस रखता है और वो सिर्फ़ अल्लाह का ग़ुलाम है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का स्लेव है। औलाद जो है माँ-बाप के लिए प्रॉपर्टी की हैसियत नहीं रखती कि माँ-बाप कहें कि हम इसको खिला-पिला रहे हैं तो ये मेरी प्रॉपर्टी बन गया है। बल्कि माँ-बाप अल्लाह ताला की तरफ से उस बच्चे के लिए फैसिलिटेटर हैं, गाइडर हैं।
वो बच्चा अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ताला ने माँ बाप को इसलिए वो बच्चा दिया है ताकि वो अल्लाह की अमानत की हिफाजत करें और उसको उसी तरीके से रेस करने की कोशिश करें, मगर माँ बाप भूल जाते हैं कि वो बच्चा उनके पास अल्लाह की अमानत है। अगर वो याद रखें तो कभी भी वो ये ना सोचें कि कंट्रोल ना करने की कोशिश करें अपने बच्चे को। तो वो बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल बहुत हाई होता है और मोहब्बत और वार्मथ बहुत कम होती है। उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी और अफेक्शन होती है। इस वजह से वो बहुत हार्श बिहेवियर उनका होता है अपने बच्चों के साथ। रूल्स रखते हैं, रूल्स ड्रॉ करते हैं, बट वो एक्सप्लेन किए बगैर, बच्चे को रीजनिंग नहीं देते, बच्चे को लॉजिक नहीं देते, बस कहते हैं मैंने कह दिया तो कह दिया, मैंने ये कहा है तो करके तुमने करना होगा, इस किसी भी सूरत में। यानी आप उसको बता नहीं रहे कि आपने करना क्यों है, उससे उसके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट नहीं करे तो वो बच्चा कैसे समझेगा। वो वही सीख रहा है जो आप सीख रहे हैं, यानी वो भी कंट्रोल करने की एबिलिटी सीख रहा है। उसको जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ उसको ईजी टास्क टारगेट मिलेगा, अपने से कोई छोटा बच्चा या कुछ भी उसको नज़र आएगा, वो उसके ऊपर उसी तरह रिएक्ट करने की कोशिश करेगा जैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ करते हैं। इसी तरह वो पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनसे डरे, और उस चक्कर में वो बच्चे जो हैं उनसे डरते तो हैं लेकिन रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। वो अपने बच्चों के बदतरीन जो है ना, उनकी ज़िंदगी में बदतरीन इंसान बन जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। बच्चों का फेवरेट इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे का कोई फ़ेवरेट इंसान होता है, बच्चा उसी वक़्त जो है वो रेडी हो जाता है उस बंदे की बात सुनने के लिए। लेकिन बच्चा जिस इंसान को अपनी गुड बुक्स में से निकाल देता है, बच्चा जो है बच्चे के दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है, या वो किसी इंसान को जो है ना अच्छी कैटेगरी से निकाल देता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता, रिस्पेक्ट नहीं होती उसके दिल में, मोहब्बत नहीं होती। तो वो उसकी बात सुनना तो दूर की बात है, वो गवारा ही नहीं करता कि वो बंदा कह क्या रहा है, वो सुनना भी गवारा नहीं करता। तो लाइक फॉर इंस्टेंस सिनेरियो हम ये देख लेते हैं कि जैसे वही सेम सिनेरियो है कि बच्चा जो है वो होमवर्क करने से मना करता है, तो अथॉरिटेरियन पेरेंट कैसे बात करते हैं कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, अगर तुमने अभी इसी वक्त काम ख़त्म ना किया तो तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा और ना ही तुम टीवी देख सकते हो। अब आप बताएं, इस सूरत में अगर आपसे भी कोई बात करे इस टोन में, इन वर्ड्स में, तो क्या आप बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। इसी तरह ये बहुत कॉमन फ्रेजेस होते हैं कि मैंने कहा है इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा, या फिर रोना बंद करो वरना मैं तुम्हें इतनी लगाऊंगी, या मैं तुम्हें रोने की वजह जो है ना वो दूंगी, फिर तुम खूब बैठ के रोना। या फिर इस तरह के जुमले के अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, बिहेव लाइक अ गुड बॉय, बिहेव लाइक अ गुड गर्ल। सो ये जो सेंटेंसेस हैं ये काम नहीं करते ऐसे इस तरह से बच्चों के ऊपर। इसी तरह जो जो थर्ड वाला है वो परमिसिव है। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, उसके अंदर ओवर लीनियंसी होती है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ लीनियंट हो जाते हैं। यानी आप कहते तो हैं कि आपने ये करना है, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी, तो क्या होता है, आप गिव अप करके लीनियंट हो जाते हैं और बच्चे को कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, सो जाओ, कल कर लेना, कोई बात नहीं, नहीं किया मेरा बेटा, प्यारा बेटा, सो जाओ। ये होते हैं परमिसिव पेरेंट्स, जो कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ तो करते हैं मगर वो खुद ही उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, खुद ही उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या होता है, बच्चा सीख लेता है कि मैं ये करूँगा, मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। ऐसे परमिसिव पेरेंटिंग मॉडल में इस तरह के बच्चे डेवलप होते हैं। आपने अक्सर आपकी नज़रों से गुजरे होंगे जो शॉपिंग मॉल्स में या मार्ट्स में लेट कर चीख चिल्ला कर रो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब वो इस तरह से ड्रामा क्रिएट करेंगे, सीन क्रिएट करेंगे, तो उनके पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे उनकी बात मानने के लिए। तो क्या होता है कि बच्चा इमोशनली पेरेंट्स को फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है क्योंकि वो कंडीशंस को पहचानना शुरू हो जाता है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं यूँ करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो बस वो ये चीज़ें सीख रहा होता है। और उसको पता चल जाता है कि मेरी मम्मा तो कुछ भी कह लें, जब नाराज़ होती हैं, चीखती चिल्लाती तो हैं, लेकिन वो बाद में मान भी जाती हैं मेरी बात।
तो इस तरह बच्चे ख़राब हो जाते हैं, गलत चीज़ें जो है अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी ख़राबियाँ उनके पेरेंटिंग मॉडल में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उनका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी वही हरकतें करता है जो वो अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस इस तरह के जुमले बड़े कॉमन होते हैं कि ये बच्चा है, इसको अभी करने दो, कोई मसला नहीं है, बड़ा हो जाए, बड़ा तो होने दो, अभी इतना छोटा है, अभी से मैं इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दूँ, अभी इसको थोड़ा तो बड़ा होने दो, फिर इस तो हम ये सोचते रहते हैं कि अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं करके वो 8-10 साल का हो जाता है। फिर हम परेशान होते हैं, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है कि अरे ये क्या? ये तो मान ही नहीं रहा बात, ये तो कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रही थी कि ये बड़ा हो जाए फिर हम सख्ती करेंगे। लेकिन बच्चे के ऊपर पहले दिन से ही काम करना पड़ता है। हम जब ये सोचते हैं ना कि इसको ये प्रैक्टिस करवाएँगे, ये तो अभी छोटा है, इसको बड़ा होने दो, फिर हम इसको प्रैक्टिस करवाएँगे। हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू क्रिएट द हाइजीनिक हैबिट्स। ये जो मेन चीज़ें होती हैं ना कि सफाई का ख्याल कैसे रखना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस तरह से अपने अंदर डिसेंसी लेकर आनी है। स्पेशली लड़कियों के लिए मदर्स काफ़ी परेशान होती हैं, तो हमने बच्चों को जो भी सिखाना है वो हमें बचपन से बच्चे को सिखाना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, मगर हम वो नहीं करते। हम बेवकूफ़ी के अंदर रहते हुए बच्चे को बड़ा होने के बारे में सोचते रहते हैं कि नहीं अभी तो छोटा है, अभी तो नहीं सीख सकता, अभी तो नहीं सीख सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ा आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, फस क्रिएट करती हैं। इस तरह के जुमले बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे मैंने अभी आपको एक जुमला बताया, इसी तरह आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू हेट मी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझसे नफ़रत करे, इसलिए मैं उसकी बात मान लेती हूँ, इसलिए मैं उसको स्टॉप नहीं करती। कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं, बट हार्म इन इट, कोई नुकसान थोड़ी कर रहा है, छोटी-सी अपनी ख़्वाहिश ही तो पूरी कर रहा है। तो ये वाली चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं आगे जाकर। इस तरह के बच्चे आगे जाके क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं, गॉड फॉरबिड, और बड़े-बड़े ऐसे गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो समझते हैं कि मेरे पास हर गलत काम करने का राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास निग्लेक्टफुल। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग मॉडल में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उनका उनके अंदर लो वार्मथ होती है, अफेक्शन की कमी होती है, एम्पैथी की लैकिंग होती है, और कंट्रोल भी लो होता है उनका। यानी वो जो है ना कंट्रोल भी नहीं रखते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी होते हैं, एब्सेंट होते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगियों से, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, अपने बच्चों को फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं देते, और जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं करते अपने आप को बच्चों की ज़िंदगियों में, बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। बस बच्चे को एक ज़िम्मेदारी समझते हैं कि अच्छा ठीक है, हम खिला-पिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान वाला हिसाब है कि हमने बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर दी हैं। तो वो अपने बच्चों को एक बिल्ली, कुत्ते और हाथी के बच्चे की तरह पालते हैं। इससे ज़्यादा उनको कोई कंसर्न नहीं होता। स्कूल की फ़ीसें दे दी, ओहो! 1 सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। स्कूल की फ़ीसें दे दी, पेरेंट टीचर मीटिंग में चले गए, बस उनको यही कंसर्न होता है। इससे ज़्यादा आगे वो सोचते ही नहीं हैं। बस वो ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े-बड़े काम कर तो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, और क्या चाहिए उसे? इतना कुछ तो मैं कर रही हूँ। सुबह-सुबह उठ के उसको नाश्ता बना के देती हूँ, लंच देती हूँ, ये स्कूल जाता है वो, उसको तैयार करके भेजती हूँ। और क्या चाहिए उसे? इतनी तो मैं तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, और क्या चाहिए इसे? इस तरह की बातें करती हैं मदर्स, और फादर्स कहते हैं और क्या चाहिए मेरे बेटे को? अगर मैं टाइम नहीं दे रहा तो क्या हुआ? मैं उसे पैसा दे रहा हूँ, मैं उसे लग्ज़रीज़ दे रहा हूँ, एसी के कमरे में बैठा होता है, गाड़ी में फिरता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ये कर के हम अपने बच्चों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग मॉडल होता है। इसके अंदर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव माइंड होते हैं। बच्चा जो है वो अपनी वैल्यू को खो देता है। उसको लगता है कि मैं इस घर का एक बेकार पुर्ज़ा हूँ, जो किसी को नज़र ही नहीं आता। तो वो फिर अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत से गलत-गलत काम करता है। उस पे उसको डाँट मार भी पड़ती है, लेकिन पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि ऐसा क्यों हो रहा है। बैठ के कनेक्ट करें उसके साथ, उसके दिल की बात मालूम करने की कोशिश करें। दे नेवर डू इट। दे जस्ट हैव द कंसर्न, ओनली कंसर्न दैट कि बच्चों को हमने प्रोविज़न्स देनी है। बच्चों को हमने फैसिलिटेट करना है खाने-पीने में, पहनने-ओढ़ने में, दैट्स इट। तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चा होमवर्क करने से मना करता है, तो पेरेंट जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, या लैपटॉप पे लगे होते हैं, या किसी से बात कर रहे होते हैं। तो जब बच्चा होमवर्क करने से मना करता है तो वो कहते हैं ओके जो मर्ज़ी में आता है करो, आई एम बिज़ी। जो तुम्हारा दिल करता है करो भाई।
और कॉमन फ्रेजेस क्या होते हैं? आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। तुम क्या ये बोलते रहते हो? डू योर वर्क, लेट मी डू माई वर्क। क्यों मेरे साथ इतना स्टिंजी होके बैठ जाते हो आके, क्लिंगी हो जाते हो और चिपके रहते हो? बड़े हो गए हो, ग्रोन अप, कम ऑन। इस तरह के जुमले बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, सॉल्व योर प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ, फिगर इट आउट। इसको फिगर आउट करने की कोशिश करो, आप बड़े हो गए हो, यू आर ग्रोन अप। सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप में, हम में से यहाँ पर जो जितने भी लोग मौजूद हैं, जो भी पेरेंटिंग के मॉडल के अंदर मौजूद है, जो अपने बच्चों को रेस करने की कोशिश कर रहा है, फिगर आउट करें कि इनमें से हम कौन से पेरेंट हैं। विच स्टाइल डू यू सी मोस्ट ऑफन? Which one do you want to move towards? And how do you feel कि आपका पेरेंटिंग मॉडल क्या है? जस्ट फिगर इट आउट। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने देखना है कि हम स्टैंड का करते हैं। यही सेल्फ रिफ्लेक्शन जो अभी मैंने आपको कहा है, इसके ऊपर आप सोचें। आप रिफ्लेक्शन के तौर पे अपनी नोटबुक में लिखें, क्वेश्चंस लिखें और उसका आंसर लिखें। और इसके लिए आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, घर में देखें, अपने बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करें, अपने स्पाउस के बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करें, अपने बच्चों के बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करें और फिर फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आप किस पेरेंटिंग मॉडल में लाई करते हैं। और अगर आप डेवस्टेटेडली चीज़ों के ऊपर इस तरह से फेस कर रहे हैं चीज़ों को कि बैलेंस्ड नहीं है आपका पेरेंटिंग मॉडल, तो उस पर काम करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ के अंदर एक्शन प्लान स्टार्ट करें। वो चीज़ बेकार है जो हम सिर्फ सीख रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे, उसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेकर आने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, यूज़लेस है। अच्छा, डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में क्या होता है? इन्फ्लिक्ट्स पेयर शेम, फोकसेस ऑन पास्ट बिहेवियर। लाइक फॉर इंस्टेंस, हम झूठ बोलने पे बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, शेमिंग करते हैं, उसको शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं, और बहुत से काम हम ऐसे करते हैं जिसपे बच्चा हमसे दूर हो जाता है, उसका कनेक्शन हमसे टूट जाता है। और पनिशमेंट का नुकसान क्या होता है कि बच्चा जो है वो झूठ बोलना शुरू हो जाता है, वो डरना शुरू हो जाता है, और वो सोचता है कि डिफेंसिव हो जाता है। और जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनके पेरेंटिंग मॉडल में होता ही ये है कि उनके पेरेंट्स बड़े रिएक्टिव होते हैं, और वो रिएक्टिव साइकोलॉजी में काम कर रहे होते हैं बेसिकली, कि एकदम से वो रिएक्शन शो कर देते हैं, और बच्चा डर जाता है, सहम जाता है और सोचता है कि यार मैं अब सच नहीं बोलूँगा, अब मैं जो है ना गलत बात बता दूँगा, अब मैं मम्मा से एक्सक्यूज़ कर लूँगा, बहाना कर दूँगा। लेकिन वो डर जाता है कि ये तो मेरी मम्मा तो जजमेंटल हो जाती हैं, मुझे शर्म दिलाना शुरू कर देती हैं, मेरे साथ मुझे पनिश देना शुरू कर देती हैं, या मुझे मार पड़ जाती है, या डांट पड़ जाती है, या मैं ग्राउंडेड हो जाता हूँ, मैं बाहर आना अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकता, मैं स्क्रीन टाइम नहीं कर सकता। व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? सो दिस इज़ द पॉइंट दैट हमने देखना है कि पनिशमेंट ज़्यादा वर्केबल है या डिसिप्लिन ज़्यादा वर्केबल है। डिसिप्लिन क्या होता है कि बिफोर हैंड हमने बाउंड्रीज ड्रॉ करके बच्चे को बताई होती हैं, बिफोर हैंड हमने चीज़ों को प्लान किया होता है, हम बच्चे को टीच कर रहे होते हैं कि हाउ टू डील विद द थिंग्स, हाउ टू डील विद योर, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स, आदत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं कि आपका काम टाइम पर हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, तो आपको पनिश भी नहीं मिलेगी। या आपने बच्चे से कहना नहीं है, या आपने बच्चे को दिखाना है, या आपने बच्चे को अपने रोल मॉडल से दिखाना है, और दिखाने के बाद फिर आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप बच्चे के साथ स्केजुलिंग करते हैं, बच्चे के साथ पूरे हफ्ते का मेन्यू डिस्कस करते हैं, उसको डिसीजन मेकर बनाने के लिए उससे ओपिनियंस लेते हैं घर के मामलात में, और उसके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उससे ये फील करवाते हैं कि वो एक वैल्यूएबल इंसान है, वो कोई बेकार एक पुर्जा नहीं है, गाड़ी का या घड़ी का या घर के किसी पुराने फर्नीचर का, जिसको कोने में डालकर हम भूल गए हैं, बल्कि वो एक वर्थ वाइल पर्सन है, वो एक ऐसा वैल्यूएबल इंसान है कि जिसकी इम्पोर्टेंस उनकी फैमिली में बहुत
अहमियत की हामिल है, जिनके जिस एंटिटी के बगैर उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो फैमिली है वो नामुकम्मल है। ये चीज़ पेरेंट्स जो हैं वो उस बच्चे को एहसास दिलाते हैं इस चीज़ का, ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर से, अपनी टीचिंग्स के साथ, अपनी बाउंड्रीज और रूल्स के साथ। बच्चों को रूल्स और बाउंड्रीज बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन जब वो बहुत बैलेंस तरीके से बच्चों को टीच किया जाता है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, खुद भी प्रैक्टिस किया जाता है, और खुद की पहले खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है तभी बच्चा करता है। तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करता है, वो पसंद करना शुरू कर देता है उस ज़िंदगी को, उस बैलेंस्ड स्केड्यूल को, उस बैलेंस्ड चेकलिस्ट को, कि वो पूरे दिन में हर चीज़ को बहुत मैनेजेबल तरीके से डील करता है, अपने होमवर्क भी टाइम पे कर लेता है, अपना खाना पीना भी टाइम पे कर लेता है, अपनी आउटडोर और इनडोर एक्टिविटीज़ को भी देख लेता है, अपनी मम्मा और पापा के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेता है। हर चीज़, हर इमोशन उसकी फुलफ़िल हो रही होती है। तो डिसिप्लिन और पनिशमेंट के चार्ट को बनाकर इसका कंपैरिजन ज़रूर करें घर में। कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि ज़्यादा अच्छे नताइज, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस पनिशमेंट से हासिल होते हैं या डिसिप्लिन से हासिल होते हैं। जैसे कि अगर आप डिसिप्लिन के लिए चार्ट बनाना चाहें, तो आप उसके अंदर आप अपने बच्चे को जो है वो बता रहे हैं कि अ अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, मैं आपसे प्यार तो करती हूँ, बट व्हाटएवर यू हैव डन इज़ नॉट ओके। लेट मी हेल्प यू आउट टू फिगर आउट कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें क्या गलती है। हम इसको डिस्कस करते हैं, रीजनिंग दें बच्चे को, लॉजिक दें, बच्चे के साथ बैठकर वर्किंग करें, बात करें। हम क्या करते हैं, यू आर सच अ लायर, तुम झूठे हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। हम कोशिश करते हैं कि बस बच्चा कबूल कर ले बस किसी तरह कि वो झूठ बोल रहा है, या हम कहते हैं कि तुम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, तुमसे तो कोई काम ही मैं कहना बेकार है। या मेरा दिल करता है कि मैं जो है वो आई विश यू वर मोर लाइक योर ब्रदर, कि मेरा दिल चाहता है तुम अपने बहन भाइयों की तरह होते, मगर तुम नहीं हो। इस तरह के डिस्करेजिंग सेंटेंसेस बोले जाते हैं घरों में, और बच्चे इतना ज़्यादा डेविस्टेटेडली डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी इजी टारगेट को ढूंढते हैं निकालने के लिए। अगर उनको कोई छोटा बच्चा मिल जाता है, बाहर मिल जाए, या अपने बहन भाइयों में मिल जाए, तो वो वही करने की कोशिश करता है जो उसके साथ उसके पेरेंट्स करते हैं। तो आप ज़रूर ये करें कि पनिशमेंट और डिसिप्लिन का चार्ट खुद बनाएं और देखें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पनिशमेंट फेयर बेस्ड होती है, शॉर्ट टर्म ओबीडियंस होती है, उसके अंदर बच्चा वक्ती तौर पे तो आपके कंट्रोल में आ जाता है, मगर उसके बाद उसके दिल में आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बॉन्डिंग के अंदर बहुत हर्डल्स आ जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चा अपनी मिस्टेक्स को फोकस नहीं करता, वो अपने आप अपनी गलती को एडमिट करके करेक्ट करना नहीं सीखता, बल्कि वो डिफेंसिव होकर लाइन करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा पनिशमेंट में बच्चा जो है उसको शर्म आती है, वो चीज़ें शेयर करना छोड़ देता है, दिल में बात छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके दिल में ये बात आ जाती है कि अगर मैंने अपनी मामा से या बाबा से बात डिस्कस की, तो वो मुझे शर्मिंदा करेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और दे वुड बी बीइंग जजमेंटल, वो मुझे जज करेंगे। तो इस चक्कर में बच्चा कुछ भी नहीं बताता। डिसिप्लिन में क्या होता है कि बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होती, वो रिस्पेक्ट बेस्ड होता है। लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लॉन्ग टर्म लर्निंग्स होती हैं, बच्चा जो है वो लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को लर्न करना सीखता है, ऐसी चीज़ें जो वो पूरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करता रहता है, कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने अच्छे पेरेंटिंग मॉडल के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और वो लॉन्ग टर्म पे यानी उसकी पूरी ज़िंदगी पे मुहित होते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी इस पॉजिटिव पेरेंटिंग मॉडल की वजह से एक अच्छा इंसान बनने की प्रैक्टिस करता रहता है। इसी तरह वो बच्चा जो है जो डिसिप्लिन्ड होता है, डिसिप्लिन्ड माहौल में ग्रो करता है, वो सॉल्यूशन पे उसका फोकस होता है। जब वो गलती करता है तो वो गलती से सीखता है, क्योंकि उसको सिखाया जाता है कि गलती तो हर एक से होती है, गलती इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, बट गलती करने के बाद हमने सीखना है कि हमने जो गलती की है उससे दोबारा रिपीट नहीं करें, और उस गलती उस जब जो हमने गलती की है उसमें हमने क्या चीज़ ऐसी की है, क्या ऐसा काम किया है कि वो गलती हो गई हमसे।
यानी मिसाल के तौर पे अगर बच्चा कोई पिक्चर बना रहा है या कोई लेगो से खेल रहा है या कोई ऐसा काम जो हमने उसको दे दिया, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे छोटे होते हैं, हम कहते हैं कि पानी टेबल पे रख दो, तो बच्चे के हाथ से छलक जाता है, बच्चा डर जाता है, तो हम कहते हैं ओ गॉड तुमने पानी गिरा दिया, मुझे पानी साफ करना पड़ेगा, लाओ 2 ग्लास। उसके बाद बच्चा कभी कोशिश नहीं करता कि वो पानी का ग्लास टेबल पे जाके रखे, क्योंकि उसको डर लगता है। वो चीज़ जो वो सिनेरियो जो फर्स्ट टाइम उसके साथ पेश आया होता है, वो उसके सबकॉन्शियस में सेव हो जाता है, और वो जब भी पानी का ग्लास उठाने की कोशिश करता है वो डर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ छप चुकी होती है। इसलिए वो बिहेवियर, वो रिएक्शन सोच कर वो साइड पर हो जाता है, वो बढ़ता ही नहीं है आगे। तो आप देखें, वो फिर फोकस ही नहीं करता सोल्यूशन के ऊपर कि अच्छा मैं कदम जमा के चलूं, ग्लास क्यों छलका था। अगर अच्छे पेरेंटिंग मॉडल में बच्चा ऐसे करता है तो उसको बताया जाता है इट्स ओके बेटा, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम दैट आप ग्लास पानी का ग्लास जो है वो टेबल पे रखने जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम तो मैंने भी कोई चीज़ सीखी थी तो मैंने गलती ही की थी, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मिलके इसको साफ़ करवा दो। हम मिल के जो है वो साफ़ कर देते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, इंशाल्लाह पानी आहिस्ता आहिस्ता आप जब ग्लास रखा करोगे उस पर टेबल पे, तो पानी नहीं छलका करेगा। हम क्या करते हैं, डर के मारे बच्चों को देते ही नहीं है कि भाई फैलावा हो जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। हम हो जाते हैं साइड पर। साइड पर होने का नतीजा क्या होता है कि बच्चा कुछ नहीं करना चाहता, सीखना भी नहीं चाहता, और वो डर, उसके दिल में डर अलग बैठ जाता है। लेकिन जो बच्चा सीखता है, वो अब पेरेंट्स के मदर्स कहती है ना कि 2 साल की बच्ची या 3 साल के बच्चे को मैं ये नहीं करवा सकती, ये बहुत छोटा बच्चा है। उसी वही उम्र सही उम्र होती है जब बच्चा करना चाहता है, हम उसको करने नहीं देते। उसे करवाएं, अपने साथ लगाएं उसको, उसको अपने साथ कनेक्ट करें। ये बेस्ट टाइम होता है कि बच्चा काम भी सीखता है और कनेक्शन भी। हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा होगा तो कर लेगा, उठेगा तो बिस्तर अपना सही करके उठा करेगा, बर्तन अपने खाने के धो लिया करेगा, बड़ा होगा तो ये सीख लेगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको काम की आदत ही नहीं होती, वो कहता है मैं क्यों करूँ, आपने कभी मुझसे काम करवाया है आज तक, जो अब आप मेरे पीछे पड़ गई हैं, नहीं करूँगा मैं। तो वो स्टबर्न हो जाता है, वो नहीं करता। 6 साल, 5 साल, 6 साल तक हम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद बच्चा प्रैक्टिस में बहुत रिजिडिटी शो करता है और हमें बहुत ज़्यादा मसले फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी इसी में आ गया है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है, उसको ओन करने की कोशिश करता है और ओनरशिप लेता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद सेटिंग एज अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज़ के, बच्चों की जो एजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बाउंड्रीज सेट करनी होती है। तो इसके लिए भी होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। जॉट डाउन द नोट्स इन योर नोटबुक के, अगर आपका बच्चा टॉडलर है तो आपने क्या बाउंड्रीज जो है ना उसकी बनानी है, ड्रॉ करनी है, कि बच्चे को पता हो, ऑटोमेटिकली बच्चे को पता होगा कि मेरे घर का ये माहौल है, इस वक्त मैं सोता हूँ, इस वक्त मैं उठता हूँ, ये टाइम है, उस वो ऑटोमेटिकली बिस्तर पे चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है हमने खाना खा लिया है, हमने नमाज पढ़ ली है, अब हमारा सोने का टाइम है। तो ये हम हैं जो बच्चे को सिंपल रूल्स के ऊपर ऊपर रेस करने की प्रैक्टिस करवाते हैं, उसको यूज टू करते हैं, उसको आदी बनाते हैं। उसमें कोई हिटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड और हेल्दी तरीके से बच्चे को बाउंड्रीज ड्रॉ करवानी चाहिए बच्चे से। जैसे बेड टाइम रूटीन हो गया या सेफ प्ले हो गया, खेल कूद जो है बच्चे का। तो हमने बच्चे को मिसाल के तौर पर जैसे बच्चे से कहा जाता है वी डोंट टच द स्टोव इट्स हॉट, लेट्स प्ले हेयर इंस्टेड। बच्चे के साथ खेलें, उसको इनडायरेक्ट वे में प्रैक्टिस करवाएं कि ये चीज़ जो है ये हार्मफुल है, इसके करीब नहीं जाना है, या वट एवर इट इज़। या बच्चे को ये बताना है कि अगर ये टॉयज़ हैं, हमने खेल कर इनको वापस बॉक्स में रखना है। अगर हमने बॉक्स में टॉयज़ नहीं रखे तो ये उस वाले उसमें कंपार्टमेंट में चले जाएंगे जिसकी बारी 1-2 महीने के बाद आएगी। यानी वो टॉयज़ फिर आपको नहीं मिलेंगे अगर घर में इधर उधर फैले हुए हुए। तो बच्चे को पता होगा मैंने खेलना है, मेस्ट अप करना है, फिर मैंने उसको समेट के भी रखना है जब मैं उठूँ। ठीक है। इसी तरह स्कूल एज जब आती है बच्चे की 6 to 10 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा जो है वो स्कूल रूटीन या क्लास रूटीन पे रेज होता है, या अगर जो होम स्कूलर बच्चे हैं उनको जो है वो सुबह में फजर के टाइम उठने की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। और ये 6 साल की उम्र से नहीं, ये तो बचपन से ही होती है। जैसे हमें पता होता है कि टॉडलर्स की एज अप्रोप्रिएट स्लीप टाइम कितना है,
ठीक है। बीइंग अ पेरेंट हम इस चीज़ में बड़े क्यूरियस होते हैं कि बच्चों को खाना कितना खिलाना चाहिए, बच्चों को का स्लीप टाइम कितना होना चाहिए। तो आपने देखना है कि आपके टॉडलर की स्लीप टाइम पूरी हो रही है उसके एज अप्रोप्रिएट, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपने 3-4 साल की उम्र से बच्चे को मॉर्निंग टाइम में जो है ना वो उसका वेकिंग अप टाइम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपने माहौल से सीखने की कोशिश करे। इसमें फिर बच्चे की वही बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, स्क्रीन टाइम है, होम चोर्स हैं, एथिक्स एंड मोरालिटी की है, मैनर्स हैं कि मैनरिज्म में बच्चे ने क्या सीखना है, किस तरह सीखना है। लाइक फॉर इंस्टेंस बच्चा जो है वो होमवर्क करता है, तो उसको आपने बताना है कि होमवर्क जो है वो हमने होमवर्क देखने के बाद हमने कार्टून देखनी है। जैसे ही हमारा होमवर्क होगा, हम 30 मिनट्स के लिए कार्टून देखेंगे, मामा भी बैठेंगी और फिर कार्टून देखने के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हमने कार्टून में क्या देखा, हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ स्टोरी टाइम में से हम कुछ वर्ड्स निकालेंगे। हम बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं स्क्रीन टाइम को। तो ये प्रैक्टिसेस जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टीन्स में जब बच्चे आते हैं तो नेगोशिएटेड रूल्स हमने बनाने होते हैं, उसमें कर्फ्यू भी आ जाता है, फ़ोन का यूसेज भी आ जाता है। 13 प्लस में आई एम नॉट अग्री विद दैट कि बच्चे को आपने ओपनली उसका एक पर्सनल फ़ोन देना चाहिए आपको। अनलेस के वो बाहर जा रहा है, आप उसको एक छोटा सा फ़ोन लेकर दे दें कि ठीक है आप बाहर जा रहे हो, ये फ़ोन अपने पास रख लो, घर आए तो वो फ़ोन घर पर रख दे। उसका कोई पर्सनल फ़ोन नहीं होना चाहिए टिल 16 और 17। मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की 13 एज इज़ नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट कि बच्चों को एक उनका अपना पर्सनल फ़ोन लेकर दे दिया जाए इन हालात में। तो बाउंड्रीज़ शुड ग्रो विद एज। तो बाउंड्रीज़ और रूल्स जो है ना वो एज के साथ साथ ग्रो होने चाहिए। ठीक है, उसमें आपने बच्चे का प्राइवेसी का ख्याल रखना है कि बच्चे की प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ठीक है, प्राइवेसी कैसे ब्रीच ना हो कि बच्चा अगर कुछ छुपाना चाह रहा है, आप उसको ये मत बोले तुम यकीनन कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ। तुम तुम जो है ना वो बहुत इस तरह से करने लगे हो, ऐसे कर। देखिए, बच्चे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, बच्चे को इंडिपेंडेंसी दें, उसको ये फ़ील करवाएँ कि वो हर बात शुरू में अगर उसको समझ नहीं आ रहा, वो हेजिटेंट है, वो जो बाहर कुछ चीज़ें उसने देखी हैं, उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, लेट हिम फ्री, उसको फ्री छोड़ दें। वो अगर आपके साथ एक कनेक्शन और बॉन्डिंग में है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, तो वो आएगा और आपसे शेयर करेगा खुद से। मगर आप उसको ये मत कहें कि तुम ये हो, तुम वो हो। और अगर बच्चे को फ़ोन दे दिया है, तो आप बच्चे का फ़ोन चेक नहीं कर सकते। क्योंकि ये आप वाक़ई में ये एथिकली रॉन्ग है कि किसी की पर्सनल चीज़ को आप जो है ना वो चेक करें। पहली चीज़ तो ये है, अव्वल तो आप बच्चे को फ़ोन ना दें। अगर आपने दे दिया है तो आपको फिर बच्चे की प्राइवेसी ब्रीच करने का कोई भी राइट नहीं है, इवन दो कि आप पेरेंट हैं। ये बात याद रखिएगा। और 16-17 में भी जब आप फ़ोन दे देते हैं, वो मदर्स कहती हैं ना कि भाई मैं मुझे बच्चा फ़ोन ही नहीं खोलने देता, लॉक करके रखा हुआ है। कोई तो वजह है, कोई तो वजह है। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, ये इंसानी एक फ़ितरत है कि हम क्यूरियोसिटी में रहते हैं, जस्तजू में रहते हैं। लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रिस्ट्रिक्शन है हम पर कि हमने किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी। ये हमारा दीन कहता है हमें। हमारा बच्चा भी जो है वो एक इंसान है और उसकी भी एक प्राइवेसी है। वी आर नॉट सपोज्ड टू क्रॉस द लिमिट। उसमें ट्रस्ट भी आ जाता है कि ट्रस्ट बच्चे को देना, उस पे करना बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं यू कैन गो आउट विद फ्रेंड्स बट बी होम बाय नाइट। आपने बच्चे को ओपन एक उसको फ्रीडम दे दिया है कि ठीक है, यू वांट टू गो। लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है नेगोशिएटेड रूल्स। नेगोशिएटेड रूल्स क्या होते हैं कि बच्चे के साथ बैठ के आपने रूल्स बनाने। बच्चे की जो जायज़ नीड्स हैं वो आप अपनी डोमिनेंस की वजह से रोक नहीं सकती उसको उस चीज़ से, बल्कि अगर हम रोकेंगे तो वो रिबेलियस हो जाएगा। उसके बजाय उसके साथ नेगोशिएशन करें, उसके साथ बैठकर कम्युनिकेट करें, बात करें कि चलो ठीक है, हम इसके ऊपर जो है ना वो स्केजुलाइजिंग कर लेते हैं, चीज़ों को स्केजुलाइज कर लेते हैं। आपने अपने फ्रेंड से मिलना है, उसका ये टाइम है और ये टाइम लिमिट है। आपने इस वक्त जो है ना इस टाइम से पहले आपने घर वापस आना है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट कमिंग वीक में आप कभी किसी भी दिन अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते, या आप खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते। इस तरह की ओपन बाउंड्रीज़ जो आपके बच्चे की जायज़ नीड्स को पूरा करने के लिए वो ज़रूर अपने बच्चों के साथ
एक कम्युनिकेशन और कनेक्शन बॉन्ड के साथ बच्चों के साथ बनाएं, ताकि बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे मोहब्बत करे, आप उसके फेवरेट इंसान हो। और बच्चा अगर आप किसी भी वजह से कहीं कभी ऐसा मौका है कि आप बच्चे को किसी बात से रोकें या मना करें, तो वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो, क्योंकि उसको पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही उसके वेलविशर हैं। इसी तरह बहुत सारे बाउंड्री को ड्रॉ करने के लिए जुमले होते हैं कि मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई ऑल्सो नीड टू नो यू आर सेफ़। मेरा ये भी कंसर्न है कि आप सेफ़ रहें, इस वजह से। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि टीन्स में जाने के बाद स्पेशली बॉयज़ जो है ना, वो बहुत उनके अंदर एक झिझक आ जाती है, स्पेशली मदर्स के साथ। तो मदर्स को चाहिए कि वो अपने साथ उनको क्लोज़ रखें, उनको एक क्वालिटी टाइम रेगुलरली दें, रेगुलर बेसिस पे उनसे बात करें, उनको फ़िज़िकल टच दें, उनको फ़ील करवाएँ कि यू आर देयर एवरी टाइम, व्हेनेवर ही विल कम, यू विल बी देयर फॉर एनी पर्पस, फॉर एनीथिंग, लाइक वो अगर किसी मुश्किल में है, या वो अपनी खुशी को शेयर करना चाहता है आपसे, या कुछ भी, तो आपने उसके साथ एक कनेक्शन में रहना है। उसको फ्रीडम दें कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना सीखे, और चीज़ों को डिसाइसिव होकर सोचे, डिसीजन मेकिंग करे। अवॉइडिंग शेम बेस्ड पेरेंटिंग। हमें अब हमने हेल्पफुल चीज़ें भी देख ली और हार्म्स भी देख लिए कि क्या नुकसानात हैं। अब हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसा पेरेंटिंग मॉडल जिसमें बच्चे की को शर्मिंदा किया जाए या एम्बैरस करने की कोशिश की जाए। ऐसे जुमले बड़े नुकसानदेह होते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी को तोड़ के रख देते हैं, उनके दिमागों में चिपक जाते हैं, और वो अपने आप को यही जुमले कह कह के अपने आप को, अपनी मोरालिटी को लो कर देते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, और अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, तुम तो हो ही सुस्त, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। वाई कांट यू बी लाइक योर कज़न? तुम अपने कज़न की तरह क्यों नहीं बन सकते? तुम अपने भाई, बड़े भाई की तरह क्यों नहीं बन सकते? और मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ये किया है, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। इस तरह की चीज़ें जो है ना, हम बच्चों के साथ अक्सर कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे एक फ्रेज़ दिया हुआ है, यू आर ऑलवेज सो लेज़ी। इसके बजाय हम ये भी कह सकते हैं बच्चे को, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप जो है ना वो आपने अपने होम चोर ज़िम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, एक जो काम मैंने आपको दिया हुआ था, वो आपने फिनिश नहीं किया है। तो ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ आपकी हेल्प करवाती हूँ, लेट्स डू इट टुगेदर। तो उसको बताएं कि आई एम विद यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई कैन हेल्प यू आउट। फोकस ऑन बिहेवियर नॉट चाइल्ड्स आइडेंटिटी। आपने बच्चे के बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है, बच्चे की शनाख्त के ऊपर फोकस नहीं करना कि तुम तो हो ही ऐसे। हमने बच्चे को पूरा पूरा उसको ये कह दिया है कि तुम पूरे के पूरे सुस्त हो, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वक्त इसका ये जो बिहेवियर है वो वक्ती है। तो उसको हमने वैलिडेट करना है, उसको उसके सामने उसको बताना है, लेबल करके बताना है कि ये आपकी गलती तो हो सकती है, मगर ये आप ऐसे नहीं हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। उसको छोटी छोटी उसकी कोशिशों को इनकरेज करना है, बजाय इसके कि जो गलतियां हैं उनको बार बार दोहराया जाए कि तुमने ये कर दिया, मुझे पता है, मुझे याद है तुमने उस दिन ये किया था, आज ये ना ही करो तो बेहतर है। तो ये वाली चीज़ें ना करें, और इसके बजाय हेल्दी जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप बच्चे के साथ अच्छे जुमले बोलें, अफर्मेशंस बोलें। आपको पता है कि आज आपने ये काम जो है ना, इसमें बड़ी सफाई दिखाई है। आप काम जो है बड़ी नीटनेस और क्लीनलीनेस के साथ करते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि हम जो है ना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई इंडोर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी हेल्दी चीज़ें, हेल्दी एक्टिविटीज़ और हेल्दी काइंड ऑफ टॉक आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। रूटिंग डिसिप्लिन इन लव एंड रिस्पेक्ट, करेक्ट प्राइवेटली नॉट पब्लिकली, शो एम्पैथी बिफोर करेक्शन। देखिए, पहली चीज़ बड़ी डीप है, करेक्ट प्राइवेटली नॉट पब्लिकली, जो हर पेरेंट का काम है करने का। यानी हम बच्चे को पब्लिकली एम्बैरस कर रहे होते हैं, उसको शेम फील करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और या कज़न्स में बैठे हुए हैं, या ईद के दिन किसी से मिलने गए हुए हैं, या कोई आया हुआ है, आपको पता है ये देखें ये फेल हो गया है, या आपको पता है इसके इतने मार्क्स आए हैं, या फिर ये मेरी बात ही नहीं सुनता। आपके बच्चे कितने डिसिप्लिन हैं, आपके बच्चे कितने सुकून से बैठे हुए हैं,
मेरा बेटा तो इतनी सुकून से नहीं बैठ सकता, और शरारती भी है। अब बच्चे का मुंह बन गया है, मेहमान चले गए, अब बच्चा नाराज़ है, मुझे पता है कि बच्चा नाराज़ है, मैं उसके पास जाऊंगी और मैं उससे कहूंगी क्या हुआ, आप मुझसे नाराज़ हो, आपको बुरा लगा है? नहीं, मैं तो मजाक से कह रही थी। आपने मजाक से जो बात कही है वो बच्चे को इसलिए बुरी लगी है क्योंकि आपने बच्चे की पर्दादारी नहीं रखी। देखें, अल्लाह ताला ने भी हमें जो है वो एक दूसरे का पर्दा रखने का हुक्म दिया है। तो ये तो आपका बच्चा है, ये तो आपकी औलाद है। तो कोशिश करें कि बच्चे की गलती को उसके साथ बैठकर अकेले में कम्युनिकेट करें। इवन के बहन भाइयों और कज़न्स या ज़्यादा अगर दादा दादी हैं, इन लॉ सिस्टम में रहती हैं, किसी के सामने अपने बच्चे को अशेम्ड फील ना करवाएं, ना ही बच्चे की इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि बच्चे की पर्सनालिटी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसी तरह एम्पैथी शो करें। अगर बच्चे की गलती है, उसको करेक्ट करवाने से पहले उसको बताएं कि मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो मैंने झूठ बोल दिया है, मगर मुझे पता है कि हमारी इंटेंशन नहीं होती झूठ बोलने की। आप उसको एम्पैथाइज करें कि उसको रियलाइज़ हो कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो उसने गलती से अगर झूठ, उस स्लिप ऑफ टंग की वजह से उसके मुंह से झूठ निकल गया, अदरवाइज उसकी इंटेंशन नहीं थी। ऑल्दो कि उसकी इंटेंशन होगी, लेकिन आपने अपने बच्चे को ये फील नहीं करवाना। तो जब आप बच्चे को एम्पैथाइज करते हैं तो बच्चा खुद अंदर ही अंदर एम्बैरस होता है और कोशिश करता है कि वो अपनी गलती को करेक्ट करने की कोशिश करे। पेरेंटिंग स्टाइल की सेल्फ असेसमेंट क्या करनी है आप लोगों ने? आप लोगों से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें से कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस करना चाहे या पूछना चाहे, लेकिन ये आपने एज अ होम असाइनमेंट इनको नोट डाउन करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी वैसे ये। और आप इस सेशन के एंड की रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने अगर आपको याद ना रहे कि होम टास्क क्या है। ये होम टास्क जो मैं आपको दे रही हूँ, ये मुझे लास्ट मॉड्यूल में, यानी हमारा जो थर्ड मॉड्यूल होगा उसके लास्ट वीक में हमारी असेसमेंट्स होंगी और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितना प्रोडक्टिवली अपने लाइन ऑफ एक्शन को स्टार्ट कर चुके हैं, चीज़ों को एप्लीकेबल बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ सुनने और समझने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे। डू आई लिसन टू माई चाइल्ड्स ओपिनियन? क्या मैं अपने बच्चे की जो सजेशन होती है या उसका मशवरा होता है वो मैं सुनती हूँ? डू आई एक्सप्लेन रूल्स और जस्ट इन्फोर्स? क्या मैं बच्चे को रूल्स के बारे में बताती हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, या मैं बस सिर्फ प्रेशराइज करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं तुमने ये करना है, ये रूल है, इसको फॉलो करो? क्या मैं अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको मिस्टेक्स के करना अलाउ करती हूँ, या मैं हाइपर हो जाती हूँ कि वाई डिड यू मेक अ मिस्टेक, क्यों तुमने गलती की है, तुम क्यों गलतियाँ करते हो, नहीं करो ये वो। गलतियाँ इंसान करेगा तो ही सीखेगा, बगैर गलती करे इंसान नहीं सीख सकता, ये बात याद रखिएगा। तो आपने रिफ्लेक्शन जर्नल जो है ना क्लास के बाद बनाना है, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। एक रिफ्लेक्शन जर्नल आप बना लें, उसके अंदर हर सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको एज अ रिफ्लेक्शन आप लिखें और सोचने की कोशिश करें कि इस पे आप क्या काम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने बच्चों के दरमियान रोल प्लेस करवा सकते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों को हिट नहीं करते थे, डांटते नहीं थे, बहुत पोलाइटली उनके साथ पेश आते थे। ख़वातीन और ग़ुलामों के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से उनका बिहेवियर होता था, वो बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। उनके जेंटल बिहेवियर को, उनके जेंटल अल्फाज को, मोहब्बत को, दुआओं को हम जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में कि हम अपने पेरेंटिंग मॉडल में किस तरह अपने बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अ बीइंग अ मुसलमान पेरेंट, हमें इस्लामिक पेरेंटिंग के बारे में जाने। पहले तो सिर्फ पेरेंटिंग के बारे में ही जान लें तो बड़ी बात है, इस्लामिक पेरेंटिंग तो दूर की बात है। लेकिन इस्लामिक पेरेंटिंग के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा दीन, हमारा खुदा अल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो हमें ये ज़िम्मेदारी दी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने बच्चों को रेज़ करें, क्योंकि हम इसके लिए अकाउंटेबल हैं अल्लाह ताला के सामने। तो जो बेस्ट पेरेंटिंग मॉडल है वो है अथॉरिटेटिव स्टाइल, जो कि बैलेंस्ड है, जिसके अंदर रहम है,
जिसके अंदर एम्पैथी है, जिसके अंदर अफेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, ख्याल है, एक दूसरे का की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में। उसके बाद प्रैक्टिकल टूल्स फॉर पेरेंट्स, यूज़ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, फॉरगेट होमवर्क, नो प्ले अंटिल डन। यानी आपने जो है ना वो फितरी जो नताइज है ना उनको इस्तेमाल करते हुए, यानी आप बच्चे को इस तरह से कि अगर वो होमवर्क करना भूल गए तो कोई बात नहीं, नो प्ले टाइम डन, नो स्क्रीन टाइम डन, कोई बात नहीं, आप ना चीखें, ना चिल्लाएं, ना गुस्सा हो, ना टेंट्रम थ्रो करें, ना पैनिक हो। सिंपल तरीके से आप बोलें, आज आपने होमवर्क नहीं किया ना बेटा, आप भूल गए, लेकिन होमवर्क तो करना होता है, वो तो डेली का काम है, जो डेली की जिम्मेदारी है वो तो आपको डेली करनी है। तो अगर आज होमवर्क नहीं हो सका तो फिर आज स्क्रीन टाइम भी नहीं हो सकता, सॉरी। बच्चे को बहुत गुस्सा आएगा, वो टेंट्रम थ्रो करेगा, हो सकता है इन बिगिनिंग में चीखे चिल्लाए भी, लेकिन आपने काम डाउन रहना है। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। क्रिएट फैमिली रूल्स चार्ट टुगेदर। फैमिली रूल्स का जो चार्ट है वो अपने बच्चों के साथ बैठकर म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी के साथ बनाएं और उसके ऊपर दोनों स्पाउस अमल करें, और ताकि आपके बच्चे जो हैं वो भी सीखें कि आपने अमल करना है, हमने अमल करना है, इन रूल्स को फॉलो करना है। और बच्चों को इन्वॉल्व करें, अच्छा बेटा आप बताओ और हम अपनी मोरालिटी और मॉरल वैल्यूज़ और अपने घर के इन्वायरमेंट को मोर डिसिप्लिन बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो बच्चे का मोराल हाई होगा कि अच्छा मम्मा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। या हम बच्चे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि अच्छा इसको ना किसी ऐसी जगह पे पेस्ट करके आओ जहाँ से हम सब जो हैं वो दिन में कई दफ़ा गुजरते हों, ताकि हम सबको ये रूल्स का चार्ट नज़र आए और हमें याद रहे, रिमाइंडर मिलता रहे कि हमने रूल्स को फॉलो करना है। या बच्चे को ये जिम्मेदारी दे दें कि एंड ऑफ द वीक आपने सबकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि किसने रूल तोड़ा, किसने किस दिन रूल तोड़ा, और कौन जो है ना वो सबसे आगे है रूल्स को फॉलो करने में, और कौन टॉप पर है रूल्स ब्रेक करने में। तो ये बच्चों की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बनाते हैं तो बच्चे बड़ा खुश भी होते हैं और वो खुद सबसे ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग डेली, यानी आपने देखना है कि आप अपने बच्चों को एक्टिवली कितना सुनते हैं। ये ज़रूर डेली प्रैक्टिस भी करें और नोटिस भी करें, और इस प्रैक्टिस को बढ़ाने की भी कोशिश करें। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपका बच्चा हर बात आपसे शेयर करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ही वांट्स टू बी टू लिसन टू लाइक ही वांट्स दैट कि उसके पेरेंट्स कोई उसे सुनने वाला हो, कोई कोई लिसनर हो जो जिससे वो बात कर सके अपने दिल की, जो उसको दिमाग में उसके कोई कन्फ्यूजन्स हैं वो सब वो क्लियर कर सके। इसी तरह उसकी कोशिशों की तारीफ़ करें कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस को डिस्कस करें, ना कि सिर्फ रिज़ल्ट की तारीफ़ कर दें कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बेस्ट काम किया है, ज़बरदस्त, वंडरफुल, दैट्स इट। बच्चे को पता ही नहीं है कि उसने काम किया क्या है। तो उस काम जो किया है उसके ऊपर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस को डिस्कस करें बच्चे के साथ और अप्रिशिएट करें। Identify your dominant parenting style. This is the reflection and homework. Write down 3 situations where you will replace punishment with discipline. Weekly journal may end each day with 2 questions in your notebook daily. Was I a guide or a controller today? Did my child feel loved and respected through my discipline? That's it. Jazakallah khair. किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? किसी ने कुछ पूछना है या हम सेशन को रैप अप कर दें? मुझे अनम्यूट करके वन बाय वन अगर कोई बताएं, वन बाय वन करके आई गेस सभी को बताना चाहिए जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, आप किस मॉडल को जो है फॉलो कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है, आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मलाइका ने क्वेश्चन पूछा है, आई हैव अ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नरमी भी तो बिगाड़ देती है, गुस्सा करना भी कंपलसरी है। देखें, एक बात याद रखिएगा
कि मैंने पहले भी ये बात बहुत बार कही है अपने सेशन में कि नरमी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप नरमी ही रखें। अभी मैंने एक पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस किया था, परमिसिव था आई गेस, जी, परमिसिव। उसके अंदर यही तो नरमी थी ना, जो लीनियंसी है वो नरमी ही तो है। हद से ज़्यादा नरमी, मेरा बेटा थक गया होगा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बर्तन धो लेती हूँ, आज आपकी जिम्मेदारी तो थी लेकिन मैं धो लेती हूँ, आप सो जाओ। दिस इज कॉल्ड हद से ज्यादा नरमी। आपने बैलेंस रखना है। देखें, बैलेंस क्यों कहा जा रहा है? म्याना रवि, म्याना रवि का क्या मतलब है? आप अपनी वॉइस को लाउड नहीं करें। हम समझते हैं हमारी वॉइस लाउड होगी, हम गुस्सा होंगे तो हमारा बच्चा जो है वो काबू आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि बच्चे का जो दिमाग है ना, उसके दिमाग में एक केमिकल होता है कॉर्टिसोल। वो फाइट या फ्लाइट मोड पे चला जाता है जब बच्चा आसपास एनवायरनमेंट में चीख पुकार सुनता है, डांट डपट सुनता है या गुस्सा देखता है। जब बच्चे पे गुस्सा किया जाता है तो बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, या वो डिफेंसिव होकर बचने की कोशिश करता है, एस्केप तलाश करने की कोशिश करता है, या फिर वो फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 7-8 साल की उम्र से पहले बच्चे को कुछ नहीं पता। अगर उससे ग्लास टूट गया और आप उसको डांट रहे हैं, उसको नहीं पता, वो सिर्फ यूं देख रहा होगा और उसको वो चीज बुरी लग रही होगी, इसलिए वो रो भी रहा होगा, डर भी रहा होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि सामने वाला बंदा चीख क्यों रहा है, अचानक से उसको क्या हो गया है। क्योंकि उसकी लॉजिक और रीजनिंग की का दिमाग बना ही नहीं है। बच्चे का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बनता ही 11-12 साल के बाद है। तो आप सोचें कि बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट समझ कैसे आएगा? आप बच्चे को बहुत नरमी और बहुत ज्यादा डांट टपट, ये दोनों चीजें बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं। मैंने बार बार ये बात कही है कि तस्वीर के दोनों रुख देखना बहुत जरूरी है। ये बात याद रखिएगा, तस्वीर का एक रुख जान के दूसरा रुख हम छोड़ दें तो वो सही नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। गुस्सा इज नॉट द सोल्यूशन, ये बात याद रखिएगा। हर चीज का हल पोलाइटनेस है। आप बच्चे के साथ बैठ के पोलाइटनेस से बात करें, आपका टोन बैलेंस्ड हो, आपकी वॉइस सॉफ्ट हो, मगर आपके अल्फाज बच्चे को ये बता रहे हो कि बेटा आपने आज ये काम नहीं किया तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम आज स्क्रीन टाइम कर सकें। बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, नो प्रॉब्लम, बस आप उसको ये बता दें कि मिसबिहेवियर अलाउड नहीं है। जब आपने बिफोर हैंड रूल्स और बाउंड्रीज ड्रॉ की भी होंगी तो बच्चे को पता होगा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो ये बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। जब बाउंड्रीज नहीं बनी होती तो घरों का भी हाल बिगड़ जाता है। जिन घरों में रूल्स नहीं होते, जो घर रूल्स और रेगुलेशंस के बगैर होते हैं, उन घरों का तो मतलब आवे का आवे ही बिगड़ा होता है। वहां पे आप जितना कुछ कर लें, जितनी कोशिश कर लें, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद किसी ने पूछा है, माई बेबी 7 month old, हाउ मच आई हैव टू इम्प्लीमेंट नाउ, आई एम टेकिंग दिस क्लास टू इम्प्रूव माई सेल्फ। देखें, पहली चीज़ तो ये कि शी इज़ 7 months old। आप उसके साथ कम्युनिकेट किया करें। मुझे पता है वो हमें लगता है कि बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, लेकिन ये हमें लगता है असल में बच्चा हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, अपने माहौल के अंदर से। अभी आपकी जो बेटी है या बेटा है जो भी है, वो 7 months का है, तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप ढूंढना शुरू करें। आप ढूंढना शुरू करें कि आपके माहौल में कोई ट्रैश तो नहीं है, आपके माहौल के अंदर कोई गंदगी तो नहीं है, इन द सेंस के जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो, बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए हार्मफुल हो, बच्चे की मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। वो सब चीज़ें तलाश करने की कोशिश करें, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना शुरू करें, अपनी अंदर ग्रोथ के लिए सीखना शुरू करें। मोमिन का हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता है। और आप एक माँ बन चुकी हैं, आपका बच्चा जो है वही सीखेगा जो आपको आता होगा। ग्लोबली क्या इश्यूज चल रहे हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा दीन आपसे क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में क्यों भेजा है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप क्या चाहती हैं,
आप खुद क्या चाहती हैं और आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं, उसको उसको रेस करने का आपका क्या मकसद है। सबसे पहले हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है, पर्पज़ है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप बच्चे की तरबिया कर क्यों रही हैं, उसको रेस क्यों कर रही हैं, आपको जाना किधर है। तो बैठ कर पहले अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करें, आप दुनिया में क्यों आई हैं, अल्लाह ने आपको दुनिया में क्यों भेजा है, अल्लाह ताला आपसे क्या चाहते हैं। बीइंग अ मुसलमान, अल्लाह ताला ने हमें हमारे ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। हम सिर्फ़ ये समझते हैं कि हम आए हैं और विशेष साइकिल में घूम के चले जाएँगे। हम बच्चे थे, बड़े हुए, पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर बन गए, फिर जॉब्स की, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। अब बच्चों को भी हमने यही करना है। तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने हमें नहीं भेजा। हमें अल्लाह ताला ने प्रोडक्टिव लाइफ़ गुज़ारने के लिए भेजा है। कुरान खोलेंगे तो पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमने अल्लाह ताला का दीन फैलाना है। हम हमारी ज़ात से किसी तीसरे शख्स को फ़ायदा होना चाहिए। हम अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे इंसानों के काम आना लगाया है। हम कुछ नहीं सोच रहे, हम कुछ नहीं ढूँढ रहे। हम सिर्फ़ 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपने-अपने घरों की के अंदर बैठे हुए हैं और अपने-अपने घरों की अपने फैमिली मेंबर्स के फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं बस। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अनमैरिड है वो इन चीज़ों को किस पर इम्प्लीमेंट करे? अपने आप पर। आपकी यू आर लकी कि आप अभी अनमैरिड हैं। आपके पास टाइम है कि आप अपने आप को इस काबिल बना सकें कि आप एक बच्चे की तरबिया कर सकें। तो आज से ही आप अपनी तरबिया के ऊपर काम शुरू कर दें। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूँढें, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में क्यों भेजा है? आप क्या करने आए हैं दुनिया में? आप अगर पेरेंट बन गए तो आप अपने बच्चे को कैसे रेज़ करेंगे? उसके इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन कैसे रखेंगे? आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं, आपका गुस्सा, आपकी दूसरी वीकनेसेस, हर इंसान के अंदर जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं, सबके अंदर हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है। अल्लाह ताला ने हम सबको जो-जो रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए हैं, उन ज़राए में रहते हुए हमने कोशिश करनी है कि हमसे जो भी हो सकता है हम वो करें। हम अपने लिए जस्टिफ़िकेशंस या लेम एक्सक्यूज़ेज़ तलाश नहीं कर सकते कि मैं तो ससुराल में रहती हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे स्पाउस जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। दिस इज़ नॉट द वे। आपको वो सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा कि उसी माहौल में रहते हुए आप ऐसा कौन-सा काम कर सकती हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए बेहतरीन हो, जिससे अल्लाह ताला खुश हो। ये करना बहुत ज़रूरी है आपको, ये याद रखिएगा। तो आप बेशक पेरेंट नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होना चाहिए और आप जब तक अपनी तरबिया नहीं कर लेते, जब तक आपका दिल नहीं मानता कि मैं अब इस काबिल हूँ, मैं रेडी हूँ कि अगर मुझे पेरेंटिंग करनी पड़ जाए अपने बच्चे की तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब आप शादी करें, वरना खुदारा शादी मत करें, वरना हमसे बड़ा नासूर और हमसे बड़ा कैंसर कोई नहीं है अपने बच्चों के लिए। ये बात याद रखिएगा। शादी करने से पहले 100 बार सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी अमानत सौंप दी तो मैं उस अमानत के साथ करने क्या वाला हूँ? हम अपने घरों में बैठकर जब रिश्ते ढूँढ रहे होते हैं, तो शादी की तैयारियाँ फुल टाइम चल रही होती हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं हो रहा होता कि पेरेंटिंग की साइंस सीखना बहुत ज़रूरी है। अपनी तरबिया करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ फ्यूचर हस्बैंड तलाश कर रही होती हैं और लड़के फ्यूचर वाइफ्स तलाश कर रहे होते हैं अनफॉर्च्युनेटली। शादी हमने फैंटेसी बना दी है, हमारे मुआशरे ने शादी को फैंटेसी बना दिया है। शादी इज़ नॉट अ बिग सेलिब्रेशन, ये याद रखिएगा। शादी अल्लाह ताला ने नस्ल परवान चढ़ाने के लिए बनाई है। हमने शादी को बहुत लाइट ले लिया है, बहुत फैंटेसाइज़ कर दिया है। ये याद रखिएगा। अब हमें पता चल गया है कि हम अनमैरिड हैं, तो हमने आज से अपनी तरबिया पे काम शुरू करना है, वरना हमें कोई हक नहीं है कि हम पेरेंट बनें। बच्चे की शरारत और बदतमीज़ी को कैसे लिया जाए? देखें, बच्चा शरारत और बदतमीज़ी क्यों कर रहा है, पहले उसका रूट कॉज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उस रूट कॉज़ को तलाश करें और साथ-साथ बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। उसको वक़्त दें, अपना प्रोडक्टिव टाइम दें, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें, इंडोर एक्टिविटीज़ के अंदर, उसके साथ बैठकर क्वालिटी टाइम गुज़ारें। क्योंकि बच्चे शरारत और बदतमीज़ी उस वक़्त करते हैं जब उनको अटेंशन चाहिए होती है।
वो अटेंशन सीकिंग के लिए सब काम करते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं कि हम पर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो तवज्जो दें। या फिर बच्चे बाहर से कुछ सीख कर आ जाते हैं, बच्चे जो देखते हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की शरारत और बदतमीज़ी के पीछे रूट कॉज तलाश करें। आपको वो रूट कॉज मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो फिर आपको समझ भी आ जाएगी कि बच्चे का बिहेवियर क्यों ऐसा हो रहा है और इसके ऊपर काम कैसे करना है। किसी ने लिखा है कि बच्चे की ज़िंदगी का एक फेज़ होता है फ्री फ्लोटिंग्स। इस तरह के उसूल बनाकर हम इस पीरियड जो इसकी ज़िंदगी के हसीन लम्हात जीने से रोक नहीं रहे। वजाहत मैं समझी नहीं आपकी बात। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन इट। जी अजहर साहब, ब्रदर अजहर, आपने ये लिखा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बीच में एक दो लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट। आपको किसी ने, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है मैं आपको जवाब दे देती हूँ, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चे की ज़िंदगी के हसीन लम्हात आप उससे छीने। मैंने तो ये कहा ही नहीं है। बच्चे की ज़िंदगी के हसीन लम्हात उसको जीने दें, उसको स्कूल मत भेजें, उसको घर में अपने साथ परवान चढ़ाएं, उसको उसके साथ कनेक्शन बॉन्डिंग बनाएं। बच्चा तो हसीन लम्हात आपके साथ जिएगा जब आप दीन के ऊपर उसको रेस करेंगे, क्यों नहीं जिएगा। बाउंड्रीज और रूल्स बनाने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप बच्चे को उसके हसीन लम्हात से महरूम कर रहे हैं, बल्कि आप दीन के ऊपर रेस करने के लिए बच्चे को हसीन लम्हात प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम बच्चों को स्कूलों में भेजकर छीन लेते हैं उनसे। बच्चे के लाइफ स्किल्स लॉक हो जाते हैं, बच्चे की सेल्फ इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स लॉक कर देते हैं हम। बच्चे को अल्लाह ताला ने फितरा पे पैदा किया है। बच्चा जो है वो भागना दौड़ना चाहता है, तदब्बुर करना चाहता है, कायनात को डिस्कवर करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है हर चीज़ को। तो ये किसका काम है फैसिलिटेट करना? माँ का काम है, बाप का काम है। बच्चे को ऑर्गेनिक लाइफ जीना सिखाएं, बच्चे को स्क्रीन के बजाय बच्चे को बाहर लेकर जाएं, बच्चे को ग्रीनरी दिखाएं, बच्चे को नेचर से इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बेहतरीन दिन है, आप बच्चे के ज़िंदगी के हसीन लम्हात उसको जीना सिखा सकते हैं। और ये बेहतरीन लम्हात जब वो जीना सीखेगा तो वो एक बेहतरीन इंसान बन के परवान चढ़ेगा। फातिमा, आप क्या कह रही हैं कि अगर पेरेंट अथॉरिटेटिव हो तो हाउ कैन वी डील देम, एज यू सेड के ऐसी पेरेंटिंग में बच्चे इस पेरेंटिंग स्टाइल में इज्जत नहीं करते पेरेंट्स की, देन हाउ कैन वी एक्चुअली डील विद द कंट्रोलिंग पेरेंट्स। कंट्रोलिंग पेरेंट्स को आप ये कह रही हैं कि कंट्रोलिंग पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए? मैं समझी जी नहीं। मैम, ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है और हाउ कैन वी डील देम लाइक इन डेली रूटीन, ओके, लाइक फॉर उनको इंस्टेंस। रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, जी। लाइक उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर ऐसी बात कर देते हैं वी हैव टू कंट्रोल, बट उनका एक वतीरा है ऐसे ही रहने का, वो चेंज नहीं होते। हम्म। तो एक देखिए, लॉन्ग टर्म में आपको कैसे अडेप्ट करना चाहिए खुद को कि उनकी रिस्पेक्ट भी आप करें और एक बाउंड्री भी बहुत स्ट्रांग क्रिएट करनी पड़ेगी आपको इन दैट सेंस। ओके, देखिए आप कोशिश करें कि जब वो आपकी बात अच्छे मूड में हो, आपकी बात सुनने के मूड में हो, उनके साथ एक एम्पैथी एम्पैथाइज करने की कोशिश करें। उनको बैठकर उनसे उनके बचपन की बातें करें। उनके साथ कोशिश करें। देखिए केस टू केस सिचुएशंस वेरी करती हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनते हैं या नहीं, या बिल्कुल ही वो कोशिश करते हैं कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप नहीं होती तो वो आपसे बिल्कुल बदजन हो गए हैं या वट एवर इट इज़। तो ये केस टू केस चीज़ वेरी करती है, बट आपको बहुत टैक्टिकली जो है कंट्रोलिंग पेरेंट्स को डील करना होगा कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें। आप अपने डेली डेली बेसिस पे आप अपनी डायरी में लिखें, वो जुमले लिखें जो आप अपने जहन में वो सिचुएशन लेकर आएं कि जब आपके पेरेंट्स कंट्रोलिंग होने के लिए आपके साथ आई डोंट नो किस तरह बात करते हैं, गुस्से में, चीख कर, या उनके अल्फाज क्या होते हैं, वो आप जहन में लेकर आएं। और उनको
जहन में लेकर आने के बाद आप सोचें कि इसके जवाब में मैं अपने पेरेंट्स से क्या कह सकती हूँ जो पॉजिटिव भी हो, और मेरे पेरेंट्स को ये भी मैसेज कन्वे हो जाए कि दे शुड हैव टू लिमिट देमसेल्व्स। समझ रही हैं बात? जी एग्जैक्टली, आई गॉट इट। मतलब जर्नलिंग करनी है ना, आपने खुद पे कैसे काम करना है। एग्जैक्टली exactly, आपने अपने आप को काम डाउन रखना है। जब देखें, हम्म। जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी ना, जब हम रिएक्टिव होकर फौरन से चीज़ों के ऊपर हाइपर एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो सामने वाले बंदे को यही तो चाहिए, उसको सुकून मिल जाता है, वो एग्जैक्टली। काम डाउन हो जाता है। आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा अनफॉर्चुनेटली उनका चाइल्डहुड कैसा गुजरा है, या वो किस तरह से रेज हुए हैं। तो अब ऐसी एजेस में आकर बहुत मुश्किल होता है कि वो चेंज हो सके। उसके बजाय हम उनको हाँ। चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप अपने आप को प्रोडक्टिवली इंगेज करने की कोशिश करें, और आगे से उनको जवाब देने के बजाय, अगर आपको लगता है कि बात बिगड़ जाएगी या बढ़ जाएगी, यू शुड हैव टू लीव दैट प्लेस। आप चली जाएं वहां से उठकर। कोशिश करें ऑलराइट। कि उनको कोई कुछ ना कहें, लेकिन अगर आपको लगता है कि बोलना ही है, तो आप जर्नलिंग के ऊपर ध्यान दें कि आप जैसे मैंने बताया है कि अपने साथ टाइम गुजारें, क्वालिटी टाइम, मी टाइम, आईज क्लोज करके। तो जिस सिनेरियो से आप गुजर रही हैं, उस सिचुएशन को, अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को, उनके वर्ड्स को माइंड में लेकर आएं, और फिर सोचें कि इस सिचुएशन में मैं अपने पेरेंट्स से किस तरह बात कर सकती हूँ। अगर बात करना, अगर वो बात सुनने के मूड में हैं, तो आप फिर वो जुमले जो हैं वो लिख सकते हैं बिफोर हैंड, जब हम काम करते हैं ना चीज़ों पे, और हमें पता होता है कि अच्छा ये सिचुएशन होगी तो मैं इस तरह कोशिश कर लूँगी। तो ये बहुत हमारे लिए जो है ना बेनिफिशियल होता है। एट एट दैट टाइम हम फिर चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं और चीज़ों को उसी तरह से रिएक्ट करते हैं उस चीज़ों पे। ठीक है? ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्ला फीक। अच्छा, अजहर भाई ने बोला है कि उसूल बनाकर हम बच्चे को रोबोट तो नहीं बना रहे, जो कमांड माँ बाप दें वही करें, वजाहत लाजमी है। देखें, मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि माँ बाप कमांड दें कि यू हैव टू डू दिस, सो यू हैव टू डू दिस। ये तो मैंने आपको बताया कि अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग है, जिसके अंदर पेरेंट्स डोमिनेंट और कंट्रोल्ड होने करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, वो पेरेंट्स जो हैं, ये आप जो बात करें, ये उस पेरेंटिंग मॉडल में आती है बात। ये बैलेंस्ड पेरेंटिंग मॉडल में नहीं आती। बैलेंस पेरेंटिंग मॉडल का मतलब है कि आप बच्चे को रूल्स बता ही नहीं रहे ना, आपने अपने घर के माहौल को इस तरह बनाया हुआ है कि आपका बच्चा, आपके बच्चे को, अगर आप देखें, आप इसको रूल्स कहते हैं कि बच्चे को पता हो कि उसका सोने का टाइम क्या है, बच्चे को पता हो कि उसका उठने का टाइम क्या है। क्या ये बाउंड्री है? यानी आप ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो, उसको आप शितर बेमहार की तरह छोड़ दें, और कहें कि अपने लम्हात को जो है हसीन बना लो, जीना सीख लो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? तो आप खुद सोच लें कि जब बच्चे को आप 2-3 साल तक ये कहकर बिल्कुल खुला छोड़ देंगे कि आधी आधी रात तक जागते रहो अगर जागना है, सुबह दिन चढ़े सोते रहो अगर सोना है, और उसका कोई रूटीन नहीं है, ना उठने का, ना जागने का, ना खाने का, ना पीने का, तो आप इमेजिन कर लेंगे फिर आपका बच्चा 2-3 साल में ही आपका क्या हाल करेगा। तो ये कोई वो कमांड वाली बात नहीं हो रही, और ना ही कोई रोबोटिक लाइफ बनाने वाली बात हो रही है। बात ये हो रही है कि इंसान जब किसी भी जगह पे रहता है ना, ठीक है, तो वहाँ के कुछ उसूल होते हैं। अगर हम उसूल अपनी जिंदगियों से निकाल दें ना, तो पीछे सिर्फ हैवानियत बच जाती है। समझ रहे हैं आप? जैसे बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बकरी का बच्चा, उनका खाने पीने सोने जागने का कोई रूटीन नहीं है। ठीक है? अगर वो जहाँ चरते हैं वहीं सो जाते हैं, जहाँ गंदगी करते हैं वहीं बैठ जाते हैं। तो आपका देखें, आप अपने बच्चे को पूप्स ट्रेन करते हैं, आप अपने बच्चे को वॉशरूम ट्रेन करते हैं, क्यों करते हैं? क्या वो बाउंड्री नहीं है, वो उसूल नहीं है? बताएं। हम अपने बच्चों को जब बाउंड्रीज देते हैं, तभी तो उनको पता चलता है कि ये दुनिया है, और जिंदगी ऐसे गुजारनी है। बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह। तो ये बच्चे के साथ ज्यादती है कि आप उसको बता ही नहीं रहे कि इंसान के बच्चों की तरह जीना कैसे है।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्या ये उसूल नहीं है कि हम बच्चे को वॉशरूम ट्रेन करते हैं, वो अपनी मर्जी से जो है वो पैम्पर खराब कर देता है, वो अपनी मर्जी से जब उसका दिल करता है वो पैम्पर में पूप्स कर देता है, पी कर देता है, तो वो उसकी मर्जी है ना। तो इसका मतलब कि वो अपनी मर्जी से जीता रहे, उसको हम उसके हाल पे छोड़ दें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ नॉट, काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ एंड प्लीज एक्सप्लेन, अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो। हफ्सा, आप कहती हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स से शदीद नफ़रत है, इसलिए मैं यहाँ हूँ कि जान सकूँ व्हाट इज़ रियल पेरेंटिंग। मुझे अपने पेरेंट्स की तरह नहीं बनना, मैं चीज़ें खुद पर और अपने सिबलिंग्स पे अप्लाई करती हूँ। आपने जो टाइप्स बताई, मैं परमिसिव में आती हूँ। मैं उनको फ्रीडम और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा फॉल्ट के लेट गो कर देती हूँ। मैं उनकी पनिश नहीं कर पाती क्योंकि मुझे अपने ट्रॉमा याद आ जाते हैं। आप पनिश ना करें, मैंने आपको पनिश का कहा ही नहीं है, आप पनिश ना करें, बल्कि आप उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करें ताकि वो आपकी बात सुनने के मूड में हो। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लफ्ज़ बहुत सख्त है कि मैं अपने पेरेंट्स से नफ़रत करती हूँ। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं ये सोचूँ ना कि मेरे पेरेंट्स ने हम सबको गिला है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत सही नहीं की, हमारा बचपन जो है वो, हमारे बचपन के बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। हमने डांटे खाई, मारे खाई, और बहुत इस तरह की चीज़ें हमने देखी भी, बर्दाश्त भी की, कि जिसकी वजह से हम अपने बच्चों के लिए चाहते हुए भी अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारा गुस्सा ही ख़त्म नहीं हो रहा, हम अपनी इमोशंस को ही रेगुलेट करना नहीं जानते। तो ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक राइट टाइम बनाया है। आप और हम खुश नसीब हैं कि हम इस सेशन में बैठे हुए हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये कोई बाय चांस नहीं है चीज़ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको घसीट के अल्लाह ताला लेकर आए हैं कि इस सेशन में हम मौजूद हैं और हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे गलतियाँ हैं तो इन गलतियों को सुधारा कैसे जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पिछली नस्लों को ये राह हिदायत नहीं मिल सकी। उनको जिस तरह समझ आया, उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आज भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे ये यंग पेरेंट्स इवन के कहते हैं कि भाई यही रोल मॉडल ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है ना, मारा है, पीटा है, पनिश किया है, ये बेहतरीन मॉडल है। हमने इसी को अपने बच्चों पे भी अप्लाई करना है भाई। क्यों? क्योंकि यही हमने सीखा है और हम इसी पे ट्रस्ट करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम नस्ल दर नस्ल इस विरसे को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, वो पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे कि जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पे ये वक्त नहीं था, ये दौर नहीं था, ये चैलेंजेस नहीं थे, ये गैजेट्स का सैलाब नहीं था, ये फहाशी फितनों का सैलाब नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम बच गए। ठीक, कुछ ना कुछ करके हम बड़े हो गए और हमने कोई गलत काम नहीं किया, अल्लाह ताला ने बचा लिया गुनाहों से। लेकिन इस दौर में अगर हम अपने बच्चों को अपने जैसे पेरेंटिंग मॉडल के अकॉर्डिंग रेस करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, हमसे बड़ा अपने बच्चों का कोई दुश्मन नहीं है, हमसे बड़ा कोई कैंसर या नासूर नहीं है। तो सबसे पहले हमें चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स के हक में दुआ किया करें। बेशक आपके दिल में नफरत होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस बात का शुक्र अदा करें कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव पहलू छोड़कर हम नेगेटिव पहलू सोचते हैं। आप पॉजिटिव पहलू क्यों नहीं सोचती कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ घसीट के लाई है? कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना कि अल्लाह ताला ने आपको चुना कि आप इस सेशन में मौजूद हैं। कोई तो अल्लाह ताला ने आपसे बड़ा काम लेना है ना, इंशाल्लाह। तो अपने माँ बाप के हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें नेकी की हिदायत दे और उनके पिछले गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि उनको ब्लेम करके हम अपने खुद भी गुनाह कमा रहे हैं। अगर हम उनको ब्लेम करेंगे तो उनको जो समझ आती थी उन्होंने वो किया। हमें जो अब पता चल रही हैं चीज़ें, अब हमने वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी, बल्कि उनको अनलर्न करना है। जब हम चीज़ों को अनलर्न करना सीख लेंगे तो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हमें सताएंगे नहीं।
क्योंकि अगर हमने आज अभी और इसी वक्त अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया, तो जब हम पेरेंट बनेंगे तो हम जहरीले पेरेंट बनेंगे। हम अपने बचपन की यादों को भुला नहीं सकेंगे और अपने बच्चों की कहीं ना कहीं तरबियत में डंडी मार जाएंगे। ये याद रखिएगा। तो इसके ऊपर ज़रूर काम करें कि अपनी इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर काम करें। जिस इंसान के दिल में ग्रज होता है ना, या नफरत होती है, जैसे आप देखें कि दिल के ऊपर एक धब्बा पड़ता है ना, काले ब्लैक कलर का, वो धब्बा बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता है और हम हिदायत से हटते चले जाते हैं। तो माँ बाप की क्या, किसी किसी की भी नफरत या ग्रज अगर आपके दिल में मौजूद है, आपको किसी ने जिंदगी में बहुत तकलीफ दी है, बहुत अजियत दी है, बहुत दुश्मनी की है, मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि वो चीज आपको कितना हर्ट करती होगी। उस बंदे की याद आती होगी, आपका दिल करता होगा कि उसको मैं बस कुछ कर दूं, मैं उसके साथ कुछ कर दूं। आप सोचें, सिर्फ बैठकर 2 मिनट के लिए सोचें कि आपका कितना कीमती टाइम इस बात को याद करने में जाया हो चुका है और मजीद कितना कीमती टाइम जाया हो सकता है। तो नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से दुआ करें कि उस इंसान को नेकी की हिदायत दे और उस इंसान को माफ कर दे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। क्योंकि आप यकीन करें कि अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं उस इंसान को जो अपने दुश्मन की हिदायत के लिए दुआ करता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, या आप जर्नलिंग कर लें, उस इंसान के लिए जो आपके दिल में आ रहा है वो लिखें और उस पेपर को फाड़ के फेंक दें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह उस इंसान को नेकी की हिदायत दे और मेरे दिल से उसके लिए नफ़रत और ग्रज निकाल दे। क्योंकि जब हमारे दिलों में ग्रज होता है ना किसी के लिए, या नफरत होती है, तो वो नफरत हमें खा जाती है, हमारा वक्त खा जाती है। हम एंशियस रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। मगर उस इंसान को फिक्र भी नहीं होती, क्योंकि उस इंसान को तो नहीं पता होता कि हमारे दिल में उसके लिए कितनी नफरत है। वो तो अपनी जिंदगी में मस्त होता है, खुश होता है, अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में घुट घुट के जी रहे होते हैं, हम अपनी परेशानियों में इजाफा करके बैठे होते हैं। आप बताएं, किसका नुकसान हो रहा है? आपका अपना नुकसान हो रहा है। इसलिए अपने पेरेंट्स की हिदायत के लिए दुआ करें। और जो जो इन लोग, आप में से, हम में से जिन जिन लोगों का किसी ने दिल दुखाया है, उन लोगों के लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और अल्लाह से दुआ करें कि मैंने उसे माफ़ किया, या अल्लाह तू उन्हें उसे हिदायत दे और मेरे दिल से उसका ग्रज निकाल दे। क्योंकि जब तक हमारे दिल में किसी इंसान के लिए ग्रज होगा, हम प्रोडक्टिव सोच ही नहीं सकते। हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम ऐसा क्या करें जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके। अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के कामों में इंगेज रखने की कोशिश करें। हमारा हमारी कमाई, हमारा रिस्क, हमारा माल, हमारा पैसा, हमारी औलाद, हमारा घर, हर चीज़ के ऊपर ऐसे काम करें कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, हमारे लिए अल्लाह की खुशनुदी बन जाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दीन के लिए काम करोगे ना, तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। तुम दुनिया के पीछे भागोगे, मैं तुम्हें जलील ख्वार कर दूंगा, मगर ना तुम्हारे हाथ दीन आएगा, ना तुम्हारे हाथ दुनिया आएगी। ये बात याद रखिएगा। तो अपनी जिंदगियों में झांकें और सोचें कि बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमारी क्या जिम्मेदारी, क्या ड्यूटी लगाई है और हमें अपनी जिंदगियों को इंगेज, प्रोडक्टिवली इंगेज कैसे रखना है। आई होप एवरी वन गॉट द आंसर्स। नीचे के आंसर्स रह गए हैं शायद, कुछ मैंने पढ़े नहीं है। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो आप प्लीज़ ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहाँ पे मैं जवाब दे दूँगी। लेकिन अगर किसी का बहुत अर्जेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर लें। अदरवाइज़ फिर हम सेशन को रैप अप करते हैं। ठीक है, मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।